नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वैकेंसी का दौर जारी होने वाला है। ये मान के चलिए वैकेंसी या तो इस वीक में आ जाएगी या साथियों सितंबर में वैकेंसी आ ही जाएगी। ये मान के चल लेना मित्रों ज़रूर निश्चित रूप से अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब कोई देरी होने वाली नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्दी आपकी झोली में होगी। तो मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मित्रों, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं हिंदी साहित्य का पूरा कंप्लीट इतिहास करा रहा हूँ। रोज आपके पास एक वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास का आएगा, एक काव्य शास्त्र का आएगा, एक ग्रामर का वीडियो आएगा। कहीं से भी किसी भी महंगे कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, पूरा कोर्स आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैं यहाँ कराने वाला हूँ हिंदी का। इसलिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना। इतना बढ़िया कोर्स करा रहा हूं कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ये सोच के चलिए। जो मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स को मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। अरे वहां जाकर भी क्या करते हो आप, ये नोट्स से तो भर के लाते हो ना, मैं भरवा रहा हूं ना। आप पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं पूरा कोर्स मैं कराऊंगा। मत खरीदे कहीं से भी नोट्स, मत खरीदिए कहीं से भी कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के, साइकोलॉजी मैनेजमेंट के नोट्स, और या फिर 8000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है मैंने बनाई है, उनको भी आप मंगवा सकते हो। तो मित्रों, हमारा जो आदिकाल में है वो लौकिक साहित्य थोड़ा सा कम लोगों ने कर लिया था। अमीर खुसरो तक हम लोग पढ़ चुके थे मित्रों। अब हम लोग करेंगे आदिकाल का प्रमुख गद्य साहित्य। क्या है? आदिकाल का प्रमुख गद्य साहित्य। इसमें थोड़ा बहुत कम से कम 4-5 जो है रचनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आदिकाल का प्रमुख गद्य साहित्य साथियों, थोड़ी बहुत रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आज आदिकाल हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा मित्रों, और भक्ति काल का वीडियो कल से शुरू हो जाएगा, ये सोच लेना। और डेली एक वीडियो आएगा। अब तैयार हो जाइए भाई, कमर कस लीजिए, मतलब खतरनाक तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। अब आपको टाइम नहीं मिलने दूंगा, ये सोच लेना तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर उदोतन सूरी। जो उदोतन सूरी है, उनकी रचना थी कुवल्ले माला। सबको पता है कुवल्ले माला जो है उदोतन सूरी की रचना थी, और ये रचना साथियों 9वीं सदी की रचना थी। बस इसमें इतना सा कि याद रखना है साथियों। तो इसमें आदिकाल में जो गद्य साहित्य है, उसके अंतर्गत जो पहले राइटर हैं वो है उदोतन सूरी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और उदोतन सूरी की जो रचना रही है वो रही है कुवल्ले माला। कौन सी रचना थी मित्रों? कुवलये माला, ये इनकी रचना रही है। बस इतना सा याद रखना है। और ये रचना जो है 9वीं सदी की रचना है। कौन सी सदी की रचना है? 9वीं सदी की रचना है। बस ज़्यादा कोई मैटर इसमें नहीं है। और कुवल्ले माला के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ये किसकी रचना है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछ ली जाती है पेपर के अंदर कभी न कभी, तो ठीक है, तो याद हो जाएगी। अगला जो कवि है उसके बारे में तो आपको 100% याद रखना ही रखना है साथियों, और उसका नाम है रोड़ा कवि। क्या नाम है? रोड़ा कवि। रोड़ा कवि तो मतलब जबरदस्त है भाई। मतलब इसने तो जो लिखा है वो ये मान के चलिए कि आरपीएससी हुआ या कोई भी डीएसएसबी हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, हर कोई जो है ना इसके बारे में तो पूछता है, ये मान के चलिएगा। रोड़ा कवि। अब रोड़ा कवि ने क्या लिखा है साथियों? इनकी जो रचना रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। और जो रचना रही है राहुल बेली। क्या नाम था उसका? राहुल बेली, या राहुल वेली भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो राहुल बेली या फिर वेली भी कह देते हैं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन राहुल तो शब्द उसमें जुड़ा हुआ ही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो इसके बारे में लिखने वाला हूं मैं, राहुल वेली के बारे में, ये एक शिलांकित करती है।
कौन सी कृति है? शिलांकित कृति है मित्रों। इसको शिला पर लिखा गया था, इसलिए इसको शिलांकित कृति कहा गया है। इसके बाद में ये जो कृति है साथियों, ये एक चंपू काव्य माना जाता है। चंपू काव्य मतलब गद्य पद्य इसमें मिश्रित है, इसलिए इसको चंपू काव्य कहते हैं। इसे किसको? राहुल वेली को एक चंपू काव्य भी कहते हैं साथियों। चंपू काव्य कहा जाता है, अर्थात इसमें जो है गद्य और गद्य पद्य मिश्रित है, इस वजह से इसको चंपू काव्य भी कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं मित्रों इसी के लिए, तो इसमें जो है हिंदी में इसे हिंदी का नक्सिक वर्णन करने वाला पहला एक मिश्रित काव्य माना जाता है। अर्थात हिंदी में जो नक्सिक वर्णन हुआ है, हिंदी में नक्सिक वर्णन इसी से प्रारंभ हुआ है, राहुल वेली से, इसी से ही आरंभ। नक्सिक वर्णन इसी काव्य से हिंदी में आरंभ हुआ है, हिंदी में आरंभ हुआ है मित्रों। तो ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए। हिंदी में जो नक्सिक वर्णन जो रचना करने का जो प्रारंभ जो बात हुई है, वो सबसे पहले इसी से हुई है। इसके बाद में इसमें है नायिका जो इसकी रही है वो है राहुल इसमें क्या है? नायिका है। तो नायिका तो इसमें साथियों ये तो आपको याद रख ही लेना है, इसमें नायिका कौन है? राहुल है, और इसी का ही नक्सिक वर्णन किया गया है। तो राहुल नायिका का ही क्या किया गया है? नक्सिक वर्णन किया गया है। नक्सिक वर्णन इसी का ही वर्णन किया गया है मित्रों, किया है। ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो राहुल वेल इसकी नायिका है और इसका ही नक्सिक वर्णन किया गया है साथियों। अब और बताइए, इसमें 7 बोलियां, कितनी बोलियां? 7 बोलियों के शब्दों को लिया गया है। कितनी बोलियों के? 7 बोलियों के शब्दों को लिया गया है मित्रों। ये बात भी आपको याद रखना है, लिया गया है। और जिसमें प्रमुख हैं कौन सी बोली? जिसमें प्रमुख हैं राजस्थानी बोली। याद रखना भाई, जिसमें प्रमुख हैं राजस्थानी, कौन सी बोली है? राजस्थानी बोली जिसमें प्रमुख मानी गई है। तो याद रखना, प्रमुख तो राजस्थानी है, और जिन शब्द जो लिए हैं वो 7 बोलियों के शब्दों को लिया गया है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल वेल या राहुल वेली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी? रोड़ा कवि के मित्रों। तो याद हो जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 भाषा जो है उन 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं हमें। और साथियों ये बंबई के जो बंबई का संग्रहालय है, आपने नाम भी सुना होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या नाम है? प्रिंस ऑफ वेल। वहां से इस कृति को लिया गया और फिर इसे प्रकाशित करवाया गया था। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, और बाकी तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी भाषा जो मूलतः रही है, इसकी भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश रही है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश भाषा रही है साथियों। मूलतः अपभ्रंश रही है। मूलतः तो ये भाषा थी इसकी मध्य देशीय अपभ्रंश, लेकिन 7 भाषाओं की बोलियों के 7 बोलियों के शब्दों को इसमें लिया गया है, जिसमें सबसे मुख्य जो रही है वो राजस्थानी बोली इसमें रही है साथियों। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये थी हमारी जो है नक्सिक वर्णन प्रारंभ करने वाली हिंदी में पहली रचना मानी जाती है, रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई रचना, जिसका नाम था राहुल वेली। अगले राइटर यहां पर आते हैं दामोदर शर्मा। क्या नाम है मित्रों? तीसरे नंबर पर आते हैं दामोदर शर्मा। अब दामोदर शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है? रोड़ा कवि ने क्या लिखा सबको पता है, राहुल वेली नामक एक रचना लिखी है। यही लिख देता हूं, राहुल वेली इन्होंने एक रचना लिखी। और दामोदर शर्मा के द्वारा जो रचना लिखी गई है, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम से रचना लिखी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति
प्रकरण। साथियों ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण सीधा सीधा दे दिया जाता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना मानी जाती है साथियों, और 12वीं सदी की रचना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर शर्मा जो है, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण में लिखा रहा हूं मैं, दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। महाराज गोविंद चंद्र के जो है सभा पंडित थे। कौन? दामोदर शर्मा। मित्रों आगे बात करेंगे इसमें, किसमें? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। भाषा पर प्रकाश डाला गया है। आगे बात करेंगे साथियों, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। प्लीज आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या, कौन सा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। लिखते जाइए मित्रों, बहुत जबरदस्त नोट्स आप लोगों के मैं बना दूंगा। कहीं से कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतने तगड़े नोट्स लिखा दूंगा कि आप नहीं मानोगे कि खतरनाक नोट्स। ये मान के चलिए, मत खरीदो कहीं भी, बड़े बड़े कोर्स को खरीदने की जरूरत है ही नहीं ना। और आप उठा के देख लेना, जितने नोट्स मैंने अभी तक लिखाए हैं, पुराने सारे के सारे पेपर उसमें से आए हैं या नहीं आए, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फिर क्या चाहिए यार। लेकिन लोग विश्वास तो बड़ी बड़ी टीवियों पर जो पैनलों पर पढ़ाते हैं ना भैया, वही करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों ने। चलिए आगे बात करेंगे मित्रों। अब जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसमें कुछ और भी ऐसा नहीं है। अब आती है अगली बात, ज्योतिश्वरी ठाकुर। क्या नाम है? यहां पर चौथे नंबर पर आते हैं ज्योतिश्वरी ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, क्या नाम है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर अगर संधि विच्छेद करें तो इन्होंने जो रचना लिखी है वह वर्ण रत्नाकर रचना लिखी। कौन सी रचना थी इनकी? वर्ण रत्नाकर इनकी रचना का नाम रहा। ये भी पूछ लिया जाता है वर्ण रत्नाकर किसकी रचना थी, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना मानी जाती है। या ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कौन सी रचना थी? वर्ण रत्नाकर थी। ये सीधा सीधा ये तो आपको फंडा याद करना ही करना है, किसकी कौन सी रचना मानी जाती है। मित्रों इसी के अंदर लिखिए, इसमें जो भाषा मानी गई है वो भाषा कौन सी रही है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य। याद रखना, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है वर्ण रत्नाकर। किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिश्वरी ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो ये तो सीधा सीधा याद कर लीजिए, मैथिली हिंदी में लिखी गई गद्य की पहली रचना मानी जाती है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई वर्ण रत्नाकर। साथियों ये एक शब्दकोश था। क्या माना गया है इसको? शब्दकोश माना गया है। ये एक शब्दकोश रचना, शब्दकोश के रूप में लिखी गई रचना मानी जाती है मित्रों। इसमें और कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको डायरेक्ट आपको याद रखना है और उनके रचनाकारों को याद रखना है। सीधा कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब तो रचनाएं और रचनाकार का नाम अब आप लोगों को लिख लेना है।
ठीक है, तो आदिकाल में ही गद्य साहित्य प्रमुख के अंदर ही आप लोग लिख लीजिएगा। इधर तो लिखिए रचना, यहाँ तो हो जाएगा रचना, और इधर लिखिए आप रचनाकार। क्या है? रचनाकार। इधर तो रचना और इधर रचनाकार मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कानड़, कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। अब इसके कानड़ दे प्रबंध की जो रचना है साथियों, ये तो हजारों बार पेपरों में आ चुकी है। ये किसके द्वारा? ये मतलब हिंदी के पेपर में नहीं, दूसरे पेपर में भी आ चुकी है। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में, आरपीएससी के सेकंड पेपर के पहले पेपर में, सेकंड ग्रेड के पहले पेपर में बहुत बार इसको पूछा गया है, कानड़ दे प्रबंध किसकी रचना है? तो ये किसकी? पद्मनाभ की रचना है। सबको याद है इस पद्मनाभ या पद्मनाभ भी इसको कह देते हैं। तो ठीक है, तो इनकी रचना है। ये तो किस हर बंदे को याद है, हर स्टूडेंट को याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली रचना यहां पर आती है बुद्धिरास। कौन सी रचना है? बुद्धिरासु। अब बुद्धिरासु जो रचना है वो है जल्लण की। किसकी रचना है? जल्लण की। याद रखना भाई। तीसरी रचना का नाम आता है रामरासु। याद रखना साथियों, ये सारी के सारी रचनाएं और रचनाकार आपको डायरेक्ट याद रखना है। समय सुंदर की रचना है। किसकी रचना है? समय सुंदर की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रचना और रचनाकार का नाम ही तो याद रखना है। आगे आता है यहाँ पर चौथे नंबर पर राणा रासु। ठीक है, रासो काव्य में आने चाहिए थे, लेकिन राणा रासु दयाराम। क्या नाम है? दयाराम इसके रचनाकार का नाम है साथियों। इसके बाद में पांचवें नंबर पर रतन रासु। रतन रासु, तो इनके रचनाकार का नाम क्या है? कुंभकर्ण। किसने लिखा था ये? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में छठे नंबर पर, इसको याद रख लेना भाई, ये जरूर पूछी जाती है, नेमिनाथ चरिव। क्या नाम है? नेमिनाथ चरिव। राज हरिभद्र शूरी, इस रचनाकार का नाम है हरिभद्र शूरी। तो ये तो याद आपको होनी ही चाहिए भाई, नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी ने लिखी है। सातवें नंबर पर आती है मुंजरास। ये सबसे पुराना रासो काव्य माना जाता है भाई, याद रखना। मुंजरास, मुंजरास सबसे पुराना काव्य है ये, ठीक है, सबसे पुराना काव्य माना जाता है, सबसे पुराना काव्य माना जाता है। ये आपको याद रखना है भैया। बाकी तो मेरे को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो पूछा जाएगा आपसे, ऐसा कोई मैटर इसके अंतर्गत नहीं है साथियों, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये मैटर था आदिकाल का। तो आदिकाल हमारा समाप्त हो चुका है, और अगला वीडियो जो आएगा आप लोगों के लिए वो कल होगा, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। कौन सा वीडियो? भक्ति काल शुरू करेंगे। तो ये आदिकाल मैंने समाप्त कर दिया है मित्रों। विश्वास कर करके, विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए साथियों। मैं आपसे वादा करता हूं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में यहां पर हिंदी की पूरी तैयारी कराने वाला हूं। आप नहीं मानोगे, बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं लिखा सकते, ये गारंटी है मेरी, सीधी सीधी बात करता हूं मैं। कोई यहां पर ऐसा लल्ले पत्ते लगाने नहीं आया हूं। तो मित्रों याद रखिएगा, नोट्स इतने तगड़े लिखा दूंगा, बस पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी साथियों। तो मिलते हैं मित्रों अगली क्लास के साथ, भक्ति काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।